आज जो हम सब लोग खेती कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है ना, इस खेती में सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को है, क्योंकि लागत जो फसलों की उत्पादन लागत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। और जितनी मुश्किल किसान को है उससे ज़्यादा मुश्किल जो है नेचर को है, ठीक है ना। और इस खेती में वर्तमान की जो आधुनिक रसायन आधारित और मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसमें आनंद किसको है? किसान को तो आनंद है नहीं, और ना कोई नेचर को आनंद है। आनंद है किसानों के साथ व्यापार करने वाले लोगों को। जो भी लोग किसानों के साथ व्यापार कर रहे हैं उनको बहुत आनंद है इस खेती में। तो वर्तमान जो हमारे देश में जो खेती का सिनेरियो है उसमें हम क्या करते हैं, हमने फसलों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना ही करना है। बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा हम मान चुके। फिर हमारे फसलों में बीमारियां वो इंसेक्ट लगेंगे, लगते ही हैं। इंसेक्ट लगेंगे तो इंसेक्ट का मैनेजमेंट इंसेक्टिसाइड से होना ये भी हम स्वीकार कर चुके हैं। फिर कुछ बीमारियां भी लगेंगी तो बीमारी के लिए हमें फंजीसाइड डालना ये भी हम मान चुके कि बिना फंजीसाइड के कुछ होने वाला नहीं है। पशुपालन कम हुआ, खेती का थोड़ा सा पैटर्न बदला, तो खेत में मोनोकल्चर जो हुआ उसके कारण जो वीड्स की जो समस्या है, खरपतवार, तो खरपतवार की समस्या को सुलझाने के लिए मैंने खरपतवार नाशी रसायनों पर भरोसा कर लिया। खरीफ में हमने मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कोदों को छोड़ करके जब हम पैडी पर आए, मतलब खाद्यान्न जो रोटी का सवाल है, रोटी और चावल का सवाल है, रोटी और चावल के लिए जब से हम गेहूं और धान पर डिपेंड हुए तो भूगर्भ जल स्तर हमें ज़मीन से निकालना ये भी मैंने सुनिश्चित कर लिया, ठीक है ना। अब जब मैं खेत में रासायनिक उर्वरक डालूंगा, फफूंदनाशक डालूंगा, कीटनाशक डालूंगा, खरपतवार नाशी रसायन डालूंगा और गहरी गहरी बोरिंग करा के ज़मीन के नीचे से पानी निकालूंगा, तो ये सिलसिला कितने दिन चलने वाला है? अब पता चल रहा है कि ये वाली जो खेती है उसके कारण हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो गई है। हमारी ज़मीन के नीचे का पानी नीचे खिसक गया है। हमारे ज़मीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो नष्ट हो गई है और हमारा भी स्वास्थ्य सही नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होमों में आप मरीजों की भीड़ को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर डॉक्टर से टाइम मतलब मांगो तो 1 महीने बाद का टाइम मिलता है, ठीक है ना। ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, आपने सुना होगा कि 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पुरोहित राष्ट्र था और इतिहासकार कहते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और विश्व का कुल 34% खाद्यान्न भारत उत्पन्न करता था। 17वीं शताब्दी तक मुगल थे, लेकिन खेती हमारी संपन्न थी। फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद खेती में जो गिरावट आई वो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण आई। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका उदाहरण मिलता है 1947 कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन, मात्र 50 मिलियन टन था।
और 34 करोड़ आबादी थी। 1950-55 के आसपास खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि बाहर से गेहूं आयात करना पड़ा और गेहूं खा करके हमारी भूख मिटी। 1960 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और वैज्ञानिकों से और नीति निर्माताओं से ये अपील की कि भाई हमको खेती में आत्मनिर्भर बनना है, कुछ करो। तो एक प्रधानमंत्री अपील कर सकता है अपने टेक्नोक्रेट से, ब्यूरोक्रेट से, और उनकी अपील लोगों ने सुनी और हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के कार्यक्रमों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और मैकेनाइजेशन एक साथ शुरू हुआ। यानी बुलक ड्राइविंग फार्मिंग थी, बैलों से खेती होती थी, तो मैकेनाइज ट्रैक्टर आए, कृषि यंत्र आए, यूरिया का प्रचार प्रसार प्रारंभ में हुआ। शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनको ट्रायल कराया गया उनके खेत में थोड़े थोड़े हिस्से में, और प्रयोग शुरू हुआ। तो हरित क्रांति जो कार्यक्रम था हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इसमें हमने रासायनिक उर्वरक ये प्रयोग किए, फिर मैकेनाइजेशन यानी यंत्रीकरण हुआ, फिर उसके बाद उन्नतशील प्रजातियां आई, ब्रीडर्स, तो इसके ब्रीडर ने बहुत बड़ा सहयोग किया। फिर सिंचाई साधनों का विस्तार हुआ, चूँकि गेहूं धान आ चुका। पहले धान हमारे देश में वहीं होता था जहाँ लो लैंड एरिया होते थे, जहाँ बारिश ज़्यादा होती थी, वहीं केवल धान पैदा होता था। फिर धान को हमने कहा कि नहीं, हर आदमी करे, हमने नहर निकाल दी, ट्यूबवेल लगवा लीजिए, बोरिंग का पानी यूज कीजिए, लेकिन धान की खेती करिए, धान का प्रोडक्शन ज़्यादा है। 1960 के बाद जो हमारा फोकस रहा ना, एग्रोनॉमी की परिभाषा है, एग्रीकल्चर पढ़ने वाले जितने भी देश के लोग हैं, एग्रोनॉमी की परिभाषा में कहा गया है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन करें कि हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई क्षति ना पहुंचे। लेकिन इधर हमने प्रकृति की प्रत्येक इकाई को खूब क्षति पहुंचाई। 1960 में मैंने हरित क्रांति का कार्यक्रम शुरू किया और 50 मिलियन टन उत्पादन था, और 1990 में आकर के, यानी 30 साल बीते, और 1990 में हम 190 मिलियन टन खाद्यान्न प्राप्त करने लगे। यानी 1990 में मैं आत्मनिर्भर हो गया। 1990 में आत्मनिर्भर हुआ, साथ साथ एक अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के लोगों को भरपेट भोजन मिलने लगा। हमें अब कहीं बाहर से भोजन को आयात करने की ज़रूरत नहीं है। फल, सब्जी, खाद्यान्न, तिलहन तिलहन सब कुछ होने लगा। लेकिन एक चीज़ और भी फील की गई, क्या कि हमारी जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी में कुछ गिरावट आई। हमारी ज़मीन के नीचे जो 30, 40, 50 फुट का पानी था वो 200, 150 फुट पर खिसक के चला गया। हमारी बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे नाना प्रकार के जीव जंतु गायब होने लगे, मनुष्य बीमार होने लगा, किसान की जो फसल उत्पादन लागत थी वो बढ़ने लगी, और 90 के बाद ही फील किया जाने लगा कि किसान कई जगह पर देश के खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या भी करने लगे। इन सब बातों को लेकर के 1996 के आसपास ये हुआ कि भाई ये बंद किया जाए, क्या
अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद करो और खरपतवार नाशक, फफूंदनाशक, इनका सबका उपयोग बंद करो और जैविक खेती करो। अब देखिए क्या हुआ। जो लोग किसान के साथ बिजनेस कर रहे थे, यूरिया बेच रहे थे, फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी बेच रहे थे, उनको तकलीफ हुई कि अगर ये रसायन बंद हो जाएंगे तो कितने लोगों का कारोबार प्रभावित होगा। तो वो लॉबी पूरी की पूरी जैविक खेती में आ गई और उनके दो प्रयास थे कि अगर जैविक खेती सफल हो तो जैविक खेती के जो निवेश हैं वो हमसे कोई खरीदे। इच्छा तो उनकी दिली यही थी कि जैविक खेती फेल हो जाए और अगर पास होती है तो हमारा वर्मी कंपोस्ट, हमारे केंचुआ, हमारे बायो फर्टिलाइज़र, हमारा फेरोमोन ट्रैप, इस तरीके के जो आयाम हैं, निवेश हैं, वो हमसे किसान खरीदने पर मजबूर हो जाए। हुआ क्या कि 20-22 साल तक ये अभियान चला और बाद में फेल हो गया। अभी इधर 2-3 सालों से यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि जैविक खेती प्रकृति के लिए हानिकारक है और प्रकृति के लिए प्राकृतिक खेती लाभदायक है। तो प्राकृतिक खेती आई। प्राकृतिक खेती में भी लोगों ने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो फिर आपको बता दूं कि जब ये जो मैंने बताया 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब बैल आधारित खेती ही होती थी। गौ आधारित खेती की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना बैल का विषय है। गाय होगी, बछड़े पैदा करेगी, मैं उनको ट्रेंड करूँगा और वो मेरे खेत जोतेंगे, खेती के काम आएंगे। जब बैल खेती के काम आएंगे तो बैल फसलों का रेजिड्यू खाएंगे, गोबर करेंगे, खेत फ्री में जोतेंगे और उनका जो मलमूत्र है वो हमारी फसल के खेती को उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काम आएगा। एक बढ़िया सा साइकिल है, एक एप्रोप्रिएट सिस्टम है। लेकिन वो बैल ख़त्म हो जाएं, ये भी एक साजिश थी। मैकेनाइजेशन के लिए किसी किसान के पास ट्रैक्टर खरीदने की वैल्यू नहीं है। पुराने ज़माने में मान लो जब 70-80 के दशक में जब 40,000 का ट्रैक्टर आ रहा था और लोगों के पास 40,000 भी नहीं थे, तो हुआ कि नहीं डोंट वरी, आप 5 एकड़ ज़मीन है तो आप कागजात ले आइए, बैंक से लोन ले लीजिए। ये मतलब प्रमोट किया गया कि एनी हाउ बैल निकालना है हमको खेती से, क्योंकि बैल जब खेती से निकलेगा तो जो ट्रैक्टर बनाने वाले, कृषि यंत्र बनाने वाले और डीजल बेचने वाले कंट्री हैं, उनका व्यापार चलेगा। हमारे किसान को थोड़ी सी सहूलियत महसूस हुई कि चलो अच्छा है, ट्रैक्टर आ गया, बैल पालना नहीं है और अब तो अपना क्या 2 घंटे में 2 एकड़ ज़मीन जोत देंगे, बो देंगे और सब काम हो जाता है। बैल को कौन 365 दिन भूसा खिलाए, चारा खिलाए, दाना खिलाए। तो ये शुरू हो गया ट्रैक्टर आधारित खेती। धीरे धीरे करके आज क्या हुआ, आज साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़ दो, अदरवाइज देश से बैल गायब हो गए। मुश्किल से मुश्किल 12-14% लोग बैल से खेती करते हैं देश में और 85 से एबव किसान ट्रैक्टर से खेती करते हैं। 10-12% के पास ट्रैक्टर हैं, बकाया 80% उनके ट्रैक्टरों से काम चलाते हैं। तो जो किसान किराए के ट्रैक्टर से काम कराता है, उसकी एक अच्छी खासी भारी भरकम पूंजी जो है वो ट्रैक्टर का किराया अदा करने में चली जाती है। दूसरा, अब ये रासायनिक उर्वरक हमको डालने पड़ रहे हैं, फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी डालने पड़ रहे हैं और ये सब कुछ होते होते क्या हुआ कि किसान को खेती में घाटा होने लगा।
देश ये कह सकता है, जब देश की बात करेंगे तो हम ये बड़े गर्व के साथ कह देते हैं कि साहब खाद्यान्न उत्पादन में मैं अब कीर्तिमान मैंने बना लिया। लेकिन कीर्तिमान अगर खाद्यान्न उत्पादन में बनाया तो ये कीर्तिमान भी उनको मुबारक हो जिनकी वजह से लोग किसान हमारा आत्महत्या करता है, और ये कीर्तिमान भी आप ही का है कि जिसके कारण ज़मीन बंजर हो गई। ये कीर्तिमान भी आपके हिस्से में जाएगा कि ज़मीन का पानी ख़त्म हो गया। ये कीर्तिमान भी उन्हीं के हिस्से में मढ़ा जाएगा जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, और ये कीर्तिमान भी उन्हीं के हिस्से में जाएगा कि जो लाचार मजबूर लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है खेती की, बहुत डेंजरस है। अब इसके लिए प्राकृतिक खेती का विषय आज चल रहा है, लेकिन प्राकृतिक खेती में भी हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसा कि शब्द है प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति। जो व्यक्ति इस नेचर को नहीं जानता और वो प्राकृतिक खेती की बात करता है, तो जब प्राकृतिक खेती की बात आती तो हमें प्रकृति को समझना, प्रकृति है क्या। तो प्रकृति में देखिए पंच महाभूत हैं जिनको हम कहते हैं अभी गीला, एक मिनट, पंच महाभूत, एक मिनट, पंच महाभूत। पंच महाभूत का सब लोग जानते हैं, बड़ा सरल है, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल। मेरा जो शरीर है विनोद कुमार सचान का, ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मिलके बना है, और यही धरती पानी हवा आकाश अग्नि मुझे प्रतिदिन पाल रही है, और मर जाने के बाद मैं इन्हीं पंच महाभूत में विलीन हो जाना है। तो एक तो सूरज है जिसको अग्नि का स्रोत कहा गया, सूर्य भगवान। खेती में अगर मैं कहूँ सूर्य भगवान, और इसको कोई कहे कि खेती में सूरज की बात आप क्या करते हैं भाई, तो भाई मेरे ये जितनी भी वनस्पतियां हैं ये सनलाइट में, सूरज की रोशनी में ही फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो यहाँ कुछ नहीं होगा। बेशक हमारी पहुँच से दूर है, लेकिन कारोबार सब एनर्जी का जितना भी कारोबार है, कोयला जो ज़मीन के अंदर बनता है, जो डीजल फार्म होता है, जो पेड़ पौधों की लकड़ियाँ हैं, अग्नि का संपूर्ण स्रोत सूर्य ही है। एक तो सूर्य है, और सूर्य के नीचे जहाँ तक हमारी धरती है आकाश है, और ये हमारा खेत है, मिट्टी भूमि, और इसी ज़मीन में जलाशयी क्षेत्र हैं, और इसी मिट्टी में नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो जब हवा की बात आती है, हवा का संबंध वृक्षों से है, जल का मतलब जलाशय से है, बारिश से है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल। तो पंच महाभूत में क्या हुआ, धरती पानी हवा आकाश एवं अग्नि। फिर क्या है पंच महाभूत के बाद, पंच महाभूत ने मिल करके केवल मनुष्य को तो बनाया नहीं, पंच महाभूत ने मिल करके 84 लाख
अन्य जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, संसार में इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मैं कहूँ सूरज, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, सूरज, पानी, हवा, धरती, फिर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, जल में जलचर, थल में थलचर, नभ में नभचर, और साथ में मनुष्य। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तो कुछ है नहीं धरती में, नहीं है ना। तो मनुष्य को इन्हीं का मैनेजमेंट करना, ये इसी का नाम प्रकृति है कि पंच महाभूत धरती के ऊपर पानी है, धरती के ऊपर हवा है, आकाश है, और नाना प्रकार की वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। यही प्रकृति है। इसी प्रकृति को समझना है। जिसको हम समझेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उसी का नाम होगा प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि जीवामृत को हमने बता दिया प्राकृतिक खेती है ना। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो आज मित्र मैं बात करूंगा कि जो किसान हमारा ठगी का शिकार होता है, किसान हमारा बार बार परेशान है, गच्चा खा जाता है, लोग उसको बरगलाते हैं, ठग लेते हैं। तो दुनिया ये चाहती है, आज भी प्राकृतिक खेती स्टार्ट होने के बावजूद भी जो किसानों के बच्चे जो गांव में खेले, गांव में पैदा हुए, और जब वो बाहर निकल गए, किसी उद्योगपति के साथ टाई अप हो गए, किसी व्यवसायी के साथ टाई अप हो गए, तो क्या हो गए, उनका ग्रुप अलग हो गया। अब उनको किसान से कोई मोहब्बत नहीं है। अब वो किसान के साथ व्यापार कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि मैं गांव का बेटा हूं और गांव से मैं बड़ा होकर के यहाँ तक पहुंचा हूं, और ये किसान मेरा पिता है, और वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूं उससे किसान को पीड़ा है। उसके बावजूद चूँकि आर्थिक युग में, भौतिकवादी युग में, कागज़ के नोट वाले युग में उसको नोट कमाना है, इसलिए वो रुकता नहीं है, वो ठहरता नहीं है, वो सोचता नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। और किसान इस चीज़ को समझता नहीं है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसान मेरी बात को समझे। तो आज आपके सामने मैं खेती का सत्य उजागर कर रहा हूँ। खेती में है क्या, प्राकृतिक खेती है क्या। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा, कार्बन। ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा बताया मैंने, इस दुनिया में अगर सत्य है कुछ भी, तो एक सत्य तो कार्बन का समझना पड़ेगा। अगर कार्बन ना हो, ऑक्सीजन हो, आकाश हो, पानी हो, अग्नि हो, और कार्बन ना हो, तो किसी जीव का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं मर जाऊं और बिजली वाले दाह गृह में दफन करवा दिया जाऊं, और फिर ट्रे में क्या निकलेगा, 1.5-2 किलो कार्बन निकलेगा। इतने 90 किलो के इस शरीर में इसका सत्य यही है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ, वाटर कार्बन के साथ, आकाश कार्बन के साथ, अग्नि कार्बन के साथ जब संयोग करती है, तो किसी भी जीव जगत की इकाई का निर्माण होता है। कार्बन माइनस करने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो एक तो कार्बन सत्य है, दूसरा है जीव। जीव का मतलब है चेतना, प्रकाश, ऊर्जा, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। क्योंकि आगे चल के जब जीवामृत बनाएंगे ना, तो उसमें जब सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे,
तो वो जीव तक हम चलेंगे कि कार्बन और जीव, खेती में यही दो सत्य हैं। आपने सुना होगा कि हमारे ये भाषा मैं वैज्ञानिकों की बता रहा हूँ, और ये बात देश के वो भी वैज्ञानिक सुन लें, समझ लें, जो जाने अनजाने अपनी किसी मजबूरी के कारण, उनकी चाहे जो मजबूरी हो, ये सत्य किसानों को नहीं बताते। CN रेशियो एक शब्द है, CN रेशियो। जब सॉइल की बात करेंगे, चूँकि मैं सॉइल की जब बात करता हूँ, खेती का सारा दारोमदार भूमि पर है। जिसके पास ज़मीन नहीं है, खेती कैसे करेगा? और जिसके पास ज़मीन है लेकिन ज़मीन बंजर है, वो खेती कैसे करेगा? तो खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, और ज़मीन की जब ज़रूरत है तो ज़मीन हमारी फर्टाइल होनी चाहिए। ये सॉइल अगर फर्टाइल है तो किसकी वजह से है? कार्बन और जो CN रेशियो है, C माने कार्बन और N माने जो वैज्ञानिक भाषा में है कि साहब सॉइल में CN रेशियो बिगड़ गया, यानी होना चाहिए ये 10:1 और आज हो गया है 20:1। CN को मैं क्या कहता हूँ कि CN को कार्बन नाइट्रोजन रेशियो नहीं कहा जाना चाहिए। N का मतलब है न्यूट्रिशन, फसलों का न्यूट्रिशन। कार्बन के साथ फसलों का कितना न्यूट्रिशन है। चूँकि क्रॉप को, मैंने फिर बोला कि जब वैज्ञानिक कहते हैं CN रेशियो बिगड़ रहा है, तो N तो मैं यूरिया से डाल सकता हूँ, फिर आप फास्फेट, पोटास, जिंक और सल्फर की बात क्यों कर देते हैं? तो जब आप सर्च कर चुके फसलों को 16-17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो जो 17 पोषक तत्व हमारे हैं वो सारे क्रॉप के न्यूट्रिशन है। तो N मीन्स न्यूट्रिशन। अब ये CN रेशियो बिगड़ गया। कितना बिगड़ गया अभी मैं आगे बताता हूँ। इस CN रेशियो के गड़बड़ा जाने के कारण ही फसल को रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है, और CN रेशियो खराब हो जाने के कारण ही फसल में बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। CN रेशियो के गड़बड़ होने के कारण ही कीट पतंगे ज़्यादा लगते हैं, और CN रेशियो के खराब हो जाने के कारण ही हमको भोजन में वो टेस्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और CN रेशियो की गड़बड़ हो जाने के कारण ही जो मानव का स्वास्थ्य है वो दांव पर लगा हुआ है। यानी खेल जो है ना इस संसार में, इस प्रकृति में, खेती के क्षेत्र में जितनी भी बातें हैं उनमें जो बेस है वो CN रेशियो है। अब CN रेशियो को अगर किसान नहीं समझते हैं, जैसे किसी को इतना बड़ा विज्ञान नहीं समझना, हालांकि बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, लेकिन अगर जो ये विज्ञान नहीं समझेगा तो फिर वो शकुनी के साथ जुआ खेलता रहेगा और हारता रहेगा। मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि किसान दुर्योधन है, अन्नदाता है, भगवान का पुजारी है, भगवान की सच्ची सेवा करने वाला वही है, चूँकि भूमि के, खेत के, खलिहान के, तालाब के, जलाशय के नज़दीक रहने वाला है, इनको मेंटेन करने वाला है, यानी धर्म को बचाने वाला है। लेकिन थोड़े से लालच के चक्कर में फंस करके वो तथाकथित शकुनियों के साथ जुआ खेलने बैठ गया। और शकुनी क्या करते हैं? ये करने से आपकी फसल 2 गुना पैदा होगी, ऐसा करने से फसल बाज़ार में आपकी फसल का मूल्य ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे लालच आता है, और इस लालच में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि वो जो लालच दे रहा है वो दांव फेंक रहा है, मैं उस दांव को एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
यूरिया ले ले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले ले, फंजीसाइड ले ले, इंसेक्टिसाइड ले ले, वीडीसाइड ले ले, बोरिंग करा ले, कृषि यंत्र ले ले, ट्रैक्टर खरीद ले, लोन ले ले। और क्या हुआ? किसान आज अपना सब कुछ हार चुका है, अपना सुख चैन हार चुका, अपनी खेती की फर्टिलिटी हार चुका, अपनी ज़मीन के नीचे का पानी हार चुका, अपने खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी हार चुका। और इसीलिए कई बार जब उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आता है तो आत्महत्या के लिए बाध्य होता है। ठीक है ना? तो CN रेशियो को समझना कितना आसान है। CN रेशियो, ये हमें खेत में अपने CN रेशियो को 10:1 करना है। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। एक 2.5 एकड़ का किसान है, 2.5 एकड़ के किसान का उदाहरण दे रहा हूँ, जिसको हम लघु किसान कहते हैं। 1 हेक्टेयर तक जिसके पास ज़मीन है लघु किसान है। ये जो 1 हेक्टेयर ज़मीन का टुकड़ा है, इसके 6 इंच मिट्टी जो है ऊपर की, जिस पर हम कहते हैं कृषि योग्य मिट्टी, 6 इंच के ऊपर की मिट्टी का जो वजन है वो 20,000 कुंटल है। आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए। और कहा जाता है जंगलों में ये जीवांश कार्बन 2 और 3% तक पाया जाता है। जो मैंने बोला कि 17वीं शताब्दी में हम भारत सोने की चिड़िया था और खाद्यान्न उत्पादन में दुनिया का सबसे अग्रणी देश था, तो क्या था? सिंपल सी कहानी है कि हमारे देश की ज़मीनों में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 1% से ज़्यादा था। यूरिया DAP की ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न होता था। जंगलों में चले जाओ ना, जंगलों में आज भी ऐसा ही कुछ है। प्रचुर मात्रा में वनस्पतियाँ उगती हैं, बढ़ती हैं, फल देती हैं प्रचुर मात्रा में, कोई यूरिया DAP की ज़रूरत नहीं है। तो 1 हेक्टेयर सॉइल में वजन होता है 20,000 कुंटल। और अगर मैं मान लूँ कि 1% अगर इसमें जीवांश कार्बन हो, 1% क्या जीवांश कार्बन। हालांकि एक चोरी फिर कर डाली लोगों ने, क्योंकि मैं जागरूक नहीं था। 1970 और 60 और 80 के दशक में जितनी भी किताब लिखी गई हैं एग्रीकल्चर की, सॉइल साइंस की, उनमें सब में ह्यूमस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसको अब आप किसी भी किताब में ह्यूमस नहीं देखेंगे। अब किताब में आता है जीवांश कार्बन। अब किसान जब मिट्टी की जांच कराता है तो उसके हेल्थ कार्ड में लिख करके आता है कि आपके सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.28 है, 0.34 है, 0.19 है। और मैं बता दूं, देश की 87%, 87% जो सॉइल हैं उनमें जीवांश कार्बन की वैल्यू 0.30 ही है। मात्र जो 12% सॉइल हैं इनमें जीवांश कार्बन की स्थिति 0.30 के ऊपर है। और जिसको हेल्दी सॉइल कहते हैं कि 1%, अब हेल्दी सॉइल का भी स्टैंडर्ड बदल दिया, 0.8 कर दिया। जिसको 1 कहते थे उसको चूँकि 1% की सॉइल एक भी नहीं बची देश में। 1% भी कृषि योग्य एरिया ऐसा नहीं है जिसमें जीवांश कार्बन 1% हो। तो क्या किया, अपना जिंदा रहने के लिए हेल्दी सॉइल को ही मानक कर दिया कि 0.8% होना चाहिए।
तो 0.8% से ऊपर की जो सॉइल है वो केवल 1% है। अब आप समझिए कि इधर मैंने हैवी क्रॉप लेना शुरू किया, हमको गन्ना बोना है, धान बोना है, गेहूं बोना है, कपास बोना है, वेजिटेबल करना है, और धान गन्ना गेहूं कपास के लिए ज़मीन मेरे पास बची केवल 1%, जबकि धान गेहूं गन्ना कपास का एरिया मैक्सिमम हो गया। और जो सॉइल मेरी बची है वो अलसी के लिए, चना के लिए, मसूर के लिए, उर्द के लिए, तिल के लिए बची है, लेकिन मैंने इन खेती को ड्रॉप कर दिया। तो खेती तो उलट गई, खेती का सिस्टम ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैंने कहा प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था जिस खेती के लिए अलाउ करती है, यानी ज़मीन आपकी कहती है कि मेरे पास गेहूँ को पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है, हमारे ऊपर तुम मसूर का बीजा डाल सकते हो, तो हम मसूर का डालें। हमारे ऊपर आप गन्ना मत बोइए, हम पर लोड बहुत पड़ रहा है, हमारे ऊपर आप जौ बो लीजिए, तो मैं जौ बोऊं। ऐसे ही ज़मीन के नीचे का पानी कहता है कि भाई अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है इतना पानी निकालने की, और आप जो है ना ये सिंचित फसलों का एरिया घटा लीजिए, तो मैं ऐसी फसलें बोऊं जिनमें पानी की ज़रूरत कम पड़े। बायोडाइवर्सिटी इतनी वीक हो गई है कि वो कहती है देख तेरी सब्जी को मैं बीमारियों से और इंसेक्ट से नहीं बचा पाऊंगी, तो आप सब्जी की फसलें बोना बंद कर दीजिए, अन्यथा आप सब्जी बोएंगे, बीमारी और कीड़ा आएगा, और बीमारी और कीड़ा को दूर करने के लिए आप एक एक क्रॉप में 30-40 बार स्प्रे करेंगे। किसका? रसायन का, जहर का। तो अब अगर आप वेजिटेबल में 25, 30, 40 बार स्प्रे करते हैं फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, तो उसके रेजिडुअल इफेक्ट तो आपके बॉडी में जाएंगे। तो हम तो पवित्र काम ये यज्ञ कर रहे थे, खेती जैसा यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि मैं प्रसन्न रहूं, मैं सुखी रहूं। और किसान एक ऐसी जाति है, ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसका मूल सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, मैं ये चाहता हूँ कि इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक जीव स्वस्थ एवं निरोगी रहे। ये भाव कृषि का है, और यही भाव प्राकृतिक कृषि का है कि हम सबकी हिफाजत करते हुए खेती करेंगे। जब हम सबकी हिफाजत की बात सोचेंगे, किसी भी जीव जंतु को मारने का प्रयास ही नहीं करेंगे, उस खेती का नाम होगा प्राकृतिक खेती। तो उसमें हमको सबसे पहले सॉइल आती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर मैंने सॉइल के सिस्टम को समझ लिया और इसको मजबूत बनाने की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ गए, तो आप समझ लीजिए, आप जो कहा जाता है ना जीरो बजट की खेती, ये माँ जिस दिन हेल्दी हो जाएगी ना, उस दिन जीरो बजट की खेती पॉसिबल हो जाएगी। और अगर ये माँ हेल्दी नहीं है तो प्राकृतिक खेती असंभव विषय है, असंभव अलंकार, कभी हो ही नहीं सकती। तुम चाहे जितना भटकते रहो, नाटक नौटंकी कितने भी कर लो। जैसे अभी 25 साल जैविक खेती का नाटक खूब चला देश में, लेकिन फेल हो गई। और ठीक इसी प्रकार अभी तो 3 साल हुआ प्राकृतिक खेती का, देश में कोई किसान प्राकृतिक खेती प्रारंभ नहीं कर पाया। क्यों? प्राकृतिक खेती में अब उसको हम क्या बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से इसकी उपज का मूल्य ज़्यादा मिलेगा। तो अब किसान के दिमाग में क्या बात आ गई? आमदनी की बात आ गई। बोले कैसे मिलेगा? बोले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो एक तो हमको अपनी उपज 2 गुने दाम पर बेचनी, ये भाव आ गया। फिर मैं रजिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने लगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? फिर प्राकृतिक खेती पीछे छूट गई और रजिस्ट्रेशन हो गया,
तो जो कंज्यूमर है उसकी भी हाल देखिए क्या है। अगर कोई किसान कहे कि मेरा साहब ये प्रोडक्ट उपज जो है वो बिल्कुल नेचुरल है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको सब लोग इग्नोर करेंगे। कह रहे हम कैसे मान लेंगे, हम कैसे मानेंगे, सर्टिफिकेट है क्या। तो अब जिसने नहीं की प्राकृतिक खेती, खूब दवा के यूरिया डीएपी पोटाश डाला है, दवा के पेस्टिसाइड डाला है, उसने कहा है साहब सर्टिफिकेट, तो बोले तो दे दो। तो जितने भी लोग जगलर थे वो इस खेती में घुस गए। आम किसान, गरीब किसान जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जिसकी पकड़ नहीं है अपनी, वो प्राकृतिक खेती करने के बावजूद भी फेल हो जाएगा क्योंकि उसका नेटवर्क नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ, प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं करनी कि प्राकृतिक खेती की उपज का भाव महंगा मिलेगा ना। प्राकृतिक खेती इसलिए करनी है क्योंकि मुझे ज़मीन की हेल्थ को ठीक करना है और अपनी हेल्थ को ठीक करना है और खेती की लागत घटानी है। 3 ऑब्जेक्ट हैं क्या, हमें अपनी सॉइल की हेल्थ ठीक करनी है, बायोडाइवर्सिटी ठीक करनी है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है उसको डिक्रीज करना है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के किसानों की आय को 2 गुना करना है। जब तक मित्र हम खेती में प्रयोग हो रहे रसायनों को कम करने की बात नहीं आती दिमाग में, जब तक कि यूरिया डीएपी पोटाश को कैसे बंद किया जा सकता है, पेस्टिसाइड को बंद कैसे किया जा सकता है, मैकेनाइज्ड सिस्टम को कैसे ब्रेक लगाया जा सकता है, कैसे ज़मीन का पानी का दोहन रोका जा सकता है, ऐसा ख्याल अगर नहीं आया तो फिर प्राकृतिक खेती असंभव अलंकार बन जाता है। अभी वही हो रहा है। तो क्या करना, देखिए सॉइल में मिट्टी की बात कर रहा था, CN रेशियो क्या चीज़ है। तो सॉइल की 6 इंच मिट्टी का वजन है 20,000 कुंटल और अगर 1% इसमें जीवांश कार्बन है तो मतलब हुआ 200 कुंटल जीवांश कार्बन है। 1% का मतलब 20,000 कुंटल में अगर 1% जीवांश कार्बन है तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में 200 कुंटल जीवांश कार्बन है। और मैंने अभी बोला था कि ये भी एक चोरी कर दी गई आपके साथ, जीवांश कार्बन नहीं होना चाहिए हमारे खेत में। 1% क्या होना चाहिए, ह्यूमस। जो CN रेशियो बिगड़ रहा है वो इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि ह्यूमस नहीं है, जीवांश कार्बन है। तो ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस। ह्यूमस एक वो शब्द है जिसमें कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, ह्यूमस एक वो वस्तु है जिसमें 90% कार्बनिक पदार्थ है और 10% में जिंदा जीव एवं मृत जीव की इकाइयां हैं। पौधों का जो भोजन है वो मृत जीव है। अब जब ऑर्गेनिक कार्बन आप कहते हो जीवांश कार्बन, तो देखिए आप ये जो कार्बन है ना, ये ऑर्गेनिक यानी जीवांश और ये कार्बन तो फसल ले नहीं सकती, कार्बन फसल के किसी काम की नहीं है। कार्बन का कोई रोल डायरेक्ट प्लांट को नहीं है। प्लांट को किसकी ज़रूरत है, और ना ही जिंदा जीव की ज़रूरत है। फसल जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, मरे हुए जीवों का जो जीव द्रव्य है, वही क्रॉप का भोजन है। वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है।
लेकिन वनस्पतियाँ कभी शिकार नहीं करती कि किसी जीव को मार करके खाएं। हाँ, नेचुरली जब कोई जीव मरता है, ज़मीन में मिलता है, तो वो पौधों का भोजन बनता है। तो हमारे खेत में 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। अब ध्यान रखना, आप जीवांश कार्बन का जो शब्द है ना, वो दिग्भ्रमित करने वाला है। हमें चाहिए ह्यूमस, लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ह्यूमस जब सॉइल में नहीं बचा तो क्या किया, जैसे मैंने बोला 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, जब 1% की कोई सॉइल नहीं बची तो उन्होंने हेल्दी सॉइल का स्टैंडर्ड घटा कर दिया 0.8। ऐसे ही जब ह्यूमस नहीं बचा तो उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने व्याख्या परिभाषा हमसे पूछ ली तो आगे परेशानी हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँगा सॉइल में मिट्टी की जांच वाले रिपोर्ट कार्ड में अगर ह्यूमस शब्द लिख दें और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछे कि सर आपने इसमें ह्यूमस लिखा है, बट ह्यूमस तो सॉइल में होता ही नहीं, ह्यूमस की डिफिनीशन बताइए, तो उन्होंने पहले से मेंटेन कर लिया क्या, जीवांश कार्बन। अब जीवांश कार्बन, ये बात इस ऐसे सिद्ध होती है, ये जो बात मैं ऐसे सिद्ध करता हूँ, ऐसे प्रूफ होता है कि मैंने कहा लिविंग जीव, जिंदा जीव, लाभदायक जीव, सूक्ष्म जीव जो बेनिफिशियल है क्रॉप के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए, वो नहीं है। जीवांश कार्बन में केवल कार्बनिक पदार्थ है और मृत जीव कुछ समथिंग मात्रा में, लिविंग जीव नहीं है। अन्यथा आज प्राकृतिक खेती में जीवामृत की जरूरत क्या होती। और सुनिए, बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सूडोमोनास, इनका कारोबार क्यों चल रहा होता, कंसोर्सिया क्यों बिक रहा होता। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर बेचे जा रहे हैं, इट मीन्स से वैज्ञानिक एक्सेप्ट कर चुके कि ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं हैं। तो जब बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं हैं तो जो CN रेशियो है जो 10:1 होना चाहिए, तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक कार्बन उनका भोजन है, उसमें वो पलते हैं। नहीं तो बायो फर्टिलाइजर में कभी आप राइजोबियम लेके देख लो, पीएसबी, एजेटोबैक्टर लेके देखो, चारकोल में बनाए जाते हैं। उनका मीडिया क्या है, चारकोल। तो चारकोल में वो जीव जिंदा होता है, चारकोल में नमी भी होती है, उस नमी पर वो डिपेंड होता है चारकोल पर, और फिर उसकी ग्रोथ संख्या बढ़ती है, फिर उसमें उसके वो मृत भी होते हैं। तो जो मृत हैं वो न्यूट्रिशन बनता है। एन मीन्स, मैंने बोला एन मीन्स नाइट्रोजन, एन मीन्स क्रॉप का न्यूट्रिशन, कंप्लीट फूड। चलिए, तो ये 1 हेक्टेयर सॉइल में 200 कुंटल ह्यूमस, अब जीवांश कार्बन नहीं, क्या 200 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। अब हमारी ज़मीन में आज की तारीख में मात्र 0.3 एवरेज में जीवांश कार्बन बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना बचा यहाँ, 60 कुंटल, यानी कि 20,000 कुंटल सॉइल में जो 200 कुंटल कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, कितना बचा, 60 कुंटल। कार्बन एक ऐसा, मैंने बोला पहले कि कार्बन वो चीज़ है जो पानी को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ कार्बन होगा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। जैसे मेरे शरीर में कितनी ऑक्सीजन है आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना पानी है, कितना आकाश तत्व है। लेकिन इसका बेस क्या है, अगर कार्बन ना होता इसमें तो ये आकाश, ये पानी, ये ऑक्सीजन नहीं होती। तो कार्बन एक वो पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन भी बहुत है, जो पौधों को ज़रूरी है, पानी भी पौधों को ज़रूरी है। अगर ये 200 कुंटल कार्बनिक पदार्थ सॉइल में है तो जानते हैं इस वायुमंडल में कभी भी मिनिमम से मिनिमम जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, वो 12% तक रहती है एडवर्स कंडीशन में। और किसी भी प्लांट को जिंदा रहने के लिए
8% सॉइल में मॉइस्चर चाहिए। कितना? सॉइल में अगर 8% भी नमी है तो क्रॉप हमारी मरती नहीं है, उसमें बिल्टिंग पॉइंट नहीं आता। हवा में 12% मॉइस्चर है और सॉइल में अगर कार्बन प्रचुर मात्रा में है तो कार्बन का काम क्या है? ऑस्मोसिस करके वायुमंडल की नमी को ज़मीन में खींच लेना। जंगल में यही क्रिया है, जंगल में कोई जादू नहीं है। जंगल में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है वो कार्बन अधिक होने के कारण वहाँ प्रेसिपिटेट होती रहती है और क्रॉप का काम चलता रहता है। क्रॉप पानी नीचे से लेती है, देन एटमॉस्फेयर की पानी ज़मीन में प्रेसिपिटेट होता रहता है। तो अब 20,000 कुंटल में 200 कुंटल कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए और बचा है 60 कुंटल। प्राकृतिक खेती में अगर ये बात कोई नहीं सिखा रहा कि हम इस 60 कुंटल को 200 कुंटल में कैसे करें, तो बेईमानी है। अब देखिए, अगर आपको ये बात नहीं सिखाई गई और ये कहा गया कि जीवामृत डालिए, जीवामृत क्या है? जीवामृत में मैंने ऊपर लिखा था कार्बन और जीव। कार्बन को क्रॉप नहीं खाएगी, कार्बन से न्यूट्रिशन बनाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मैंने बताया कि सॉइल में नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि खेत की मेड़ के पेड़ कट जाने के कारण टेम्परेचर से लॉस हुए या आपने डेंजरस पेस्टिसाइड डाले उसके कारण मरे। क्यों सरदार जी? आप जब दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालते हो ना, तो क्या सोच के डालते हो दीमक मरेगी? और किस बेवकूफ़ ने कहा दीमक हमारी शत्रु है? दीमक हमारी मित्र है। चलो थोड़ी देर के लिए शत्रु मान लेते हैं, तो आपने ये भी तो सुना होगा केंचुआ मेरा मित्र है। केंचुआ सुरंगें बनाता है, केंचुआ बायोमास को खा के ह्यूमस में कन्वर्ट करता है, केंचुआ ये करता है, केंचुआ वो करता है, ज़मीन का हलवा है। इतनी खूबियाँ जानने के बाद किसी ने कहा आपके खेत में दीमक है और दीमक को मारने के लिए मैंने क्लोरोपाइरीफास डाल दिया, तो ये हम बेवकूफ़ थे क्या? हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जिस सॉइल में मैं दीमक मारूंगा उस सॉइल के केंचुआ भी मर जाएंगे। और केंचुआ नहीं, केंचुआ के साथ साथ ना जाने कितने बेनिफिशियल जीव मर जाएंगे, मर गए। यही लोग चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि किसान की ज़मीन नष्ट हो जाए, ज़मीन की जिंदा दिली नष्ट हो जाए, वो माँ मर जाए, माँ किसी काम की ना रहे, तभी मेरे कारोबार चलेंगे। तो मैंने जो बता रहा हूँ कि शकुनी के साथ आप जुआ मत खेलिए। ये जितने भी लोग हैं ये सब शकुनी हैं। तो ये जीव मर गए। अब आपकी क्रॉप जब हार्वेस्ट करके लाते हो, गेहूं, धान, कपास, कुछ भी, तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू तो छूटता है, पूरा नहीं ला सकते आप। ज़मीन के नीचे का तो छोड़ के आना पड़ेगा, तो समथिंग तो आप छोड़ के भी आते हो। तो कार्बन तो आप छोड़ आए थोड़ा सा, मैं मानता हूँ 20 कुंटल छूटा या 10 कुंटल छूटा। 1 हेक्टेयर सॉइल में आप 10 कुंटल कार्बनिक पदार्थ जाने अनजाने छोड़ दिए, छोड़ना ही पड़ा। लेकिन अगर इसमें लाभदायक जीव होते, सूक्ष्म जीव अगर यहाँ पर होते खेत में, तो क्या करते? कम से कम 10 कुंटल कार्बनिक पदार्थ पर क्रिया करके कुछ ना कुछ तो फूड मटेरियल आपकी क्रॉप को प्रोवाइड कराते। लेकिन चूंकि ये है ही नहीं, तो ये 10 कुंटल वहीं पड़ा है। रोटावेटर के कारण टूट करके नष्ट हो गए होंगे, बट ये ह्यूमस में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने वाले। आप चाहे जितना डाल दो, अगर जीव नहीं है,
बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में नहीं है, आप कितना भी कार्बनिक पदार्थ डाल दो उससे ह्यूमस या कार्बन या न्यूट्रिशन क्रिएट होने वाला नहीं है। तो सॉइल को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है लाभदायक सूक्ष्म जीव। बस दो चीज़ों पर काम करना है और इस दो चीज़ों की जो स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, वो हम बनाना है कि कार्बनिक पदार्थ कैसे अरेंज करें और लाभदायक सूक्ष्म जीव अरेंज कैसे करें। और अगर मैंने कार्बनिक पदार्थ अरेंज कर लिया, लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु भी अरेंज कर लिए, तो ये फंक्शन कैसे करते हैं? क्या आप समझते हैं कि ऑलवेज 365 दिन ये सॉइल में आपकी वर्क करेंगे? जब तक जीवाणुओं के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं क्रिएट कर देते आप, तब तक ये वर्क नहीं कर पाएंगे। बारिश का समय केवल ऐसा समय है कि ये फंक्शन में हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि बारिश के दिनों में जहाँ रबी में आप क्रॉप बोते हो, पानी लगाते हो, यूरिया डीएपी डालते हो, फिर भी ग्रोथ नहीं करती, उसी खेत में खरीफ में बड़ी बड़ी घासें 3-3 फुट की हो जाती। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा का पूरा जो नेचर है वो क्रॉप के लिए सपोर्टिंग सिस्टम में होता है। जैसे आजकल वो कहते हैं ना, अस्पताल में जाइए तो सपोर्ट सिस्टम में रख दिया गया आदमी, मरता हुआ आदमी सपोर्ट सिस्टम में रख दिया जाता है, उसको ऑक्सीजन और सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं। इसी प्रकार ये जो बरसात का सीज़न है, ये क्रॉप के लिए, प्रकृति की हर जीव इकाई के लिए सपोर्टिंग मोड में आती है। बकाया रबी में, जायद में सपोर्टिंग मोड में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इंटायर बायोडाइवर्सिटी मैंने अपनी फील्ड की खराब कर दी लालच में। खेत की मेड़ काट ली, बारिश का पानी नहीं रुका, खेत की मेड़ के पेड़ काट लिए, चिड़िया नहीं है, तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है। कई बार देश के किसान ऐसी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोते हैं और वो भूल जाते हैं। जैसे मैंने बोला, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार देखिए, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में तितली और मधुमक्खी नहीं है, पॉलिनेशन करने वाले जंतु नहीं हैं, और आपने ऐसी क्रॉप बो दी जिसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत है, तो क्या होता है? किसान कहता है साहब इस बार फसल तो मेरी बहुत अच्छी थी, फिर पता नहीं क्यों दाने बहुत कम पड़े, 40% फसल हुई। तो जितने में पॉलिनेशन हो पाया उतनी फसल हो गई, जितना पॉलिनेशन नहीं हो पाया नहीं हुई। ठीक है ना? इसीलिए मैंने कहा कि फिर आप आंख बंद करके, जैसे ही प्रकृति का वैभव मजबूत होगा, फिर आप आंख बंद करके खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, आप ये कार्बनिक पदार्थ आपने डाले, कैसे डालेंगे? अब अगर देश के 14.5 करोड़ किसान 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ खरीदने चल रहे हैं पैसा लेके, तो कहाँ मिलेगा? नहीं है ना। तो कार्बनिक पदार्थ का कोई बाजार नहीं है। कार्बनिक पदार्थ आपके इसी खेत से मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? जिसके खेत में कार्बनिक पदार्थ कम हो उसको क्या करना है? वर्षा के सीजन में, वर्षा ऋतु में आप एक चीज़ देखना, जैसे मैंने अभी बोला कि जहाँ पर रबी में हम ग्रासेस क्रॉप अपनी नहीं अच्छी पैदा कर पाते हैं, वहाँ वर्षा में बहुत सारे वीड्स पैदा हो जाते हैं। ये वीड्स क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ है। इससे हमको कार्बन मिलने वाला है। लेकिन यहाँ भी क्या कहा, जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, जो देश के कृषि वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, फसल में वीड्स नहीं होने चाहिए। वीड्स क्रॉप के साथ पोषक तत्वों का, पानी का और सूर्य की रोशनी का कंपटीशन करके क्रॉप को कमज़ोर कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया वीडीसाइड डालिए। आपने उड़द बोया, सोयाबीन बोया, तिल बोया, कपास बोई, और कपास बोने के बाद
आपकी क्रॉप भी उगी और कुछ बीट्स भी उगे। तो वैज्ञानिक भाषा में क्या हुआ कि हमने वीडीसाइड लिया, सिलेक्टिव वीडीसाइड, और स्प्रे कर दिया, तो वीट सारे उगते ही ख़त्म हो गए। अब कपास तो आप घर ले आए, तिल सोयाबीन आप घर ले आए, खेत को क्या मिला? कार्बनिक पदार्थ का लॉस हो गया। ये वीड्स अगर हम बढ़ने देते, लाइन सोइंग करते, कपास की, तिल की, अरहर की, उर्द की, चाहे जो क्रॉप बोते उसकी लाइन सोइंग करते आप प्रॉपर डिस्टेंस पर, और केवल उस लाइन में आप वीड मैनेजमेंट करते बाई हैंड, 2 लाइनों के बीच में जितने भी वीड्स हैं उनको बने रहने देते, आपकी क्रॉप ऊपर निकल जाए। और जब ये वीड्स 1 फुट 2 फुट 3 फुट के हो जाते, तब आप इनको काट करके उसी खेत में डाल देते, तो कुछ दिन के लिए तो मल्चिंग का काम करते, यानी कि पानी का इवेपोरेशन रोकते, बाद में ये कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाते, और जीवामृत अगर डाला, लाभदायक जीवाणु डालें, तो ये लाभदायक जीवाणुओं का भोजन बनता, और आपके खेत में जो CN रेशियो है ना, जो 10:1 होना चाहिए, जो आज की तारीख में 20:1 रह गया है, ये CN रेशियो बढ़ता। यहाँ पर जो मैंने बताया कि 20,000 कुंटल मिट्टी में हमारा 200 कुंटल कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। अब 200 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है, बेनिफिशियल लाभदायक जीवाणु है, तो क्या क्या काम हो रहा है? नो नीड फर्टिलाइजर। बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, तो सॉइल बोर्न डिजीज का कोई काम खत्म। कोई भी वेजिटेबल क्रॉप कर लेना, अगर आपने प्रॉपरली जीवामृत बना के डाला है, तो उसके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, वो जो जितने भी सॉइल में नेगेटिव पैथोजन है, सब वहीं किल कर देंगे। और फिर मैंने बताया, खेत की मेड़ पर वृक्ष, अगर वृक्ष हैं तो अप्रैल में इनका पतझड़ होता है, कितना कार्बनिक पदार्थ देंगे? इसमें चिड़िया बैठेगी, आपके इंसेक्ट को, मैंने बोला कि सॉइल बोर्न डिजीज तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण रुक गई। इंसेक्ट का जो लॉस होने वाला था इंसेक्ट के थ्रू, उसको पक्षियों ने खा लिया। सॉइल में मेरा कार्बनिक पदार्थ बढ़ गया, ह्यूमस बढ़ गया, तो जो न्यूट्रिशन जीव क्रिएट कर रहे थे उससे न्यूट्रिशन क्रॉप को मिल गया। 70 साल पहले यही तो होता था। 70 साल पहले कभी रबी की फसल में, जौ में, चना में, मटर में, मसूर में, राई में, अलसी में, सरसों में कोई पानी लगाता था क्या? कोई पलेवा देता था क्या? बारिश की नमी में, बारिश ख़त्म हुई, बारिश के 15 दिन बाद मैंने खेत को जोता, नमी थी, और चना बो दिया। और चूंकि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, अगर ड्राई स्पेल है, सॉइल में नमी कम होती भी है, तो ये जो कार्बन है सॉइल का, ये एटमॉस्फेयर की नमी को खींच लेता है। चना मरता नहीं था कभी भी, कोई क्रॉप नहीं मरती थी। आज क्या है, सारा का सारा खेल ये है कि सॉइल में कार्बनिक पदार्थ कम हो गया, कार्बनिक पदार्थ भी कम हुआ, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कम हो गए। आपके खेत में दोनों चीज़ों का लॉस है, कार्बनिक पदार्थ भी नहीं है और माइक्रो सूक्ष्म जीव भी नहीं है। तो प्राकृतिक खेती का पहला निवेश है कि अपनी सॉइल को हेल्दी करना है। कैसे करना है? खेत की मेड़ बनानी, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने हैं, कार्बनिक पदार्थ खेत में डालना है, ग्रासेस को वीडीसाइड डाल के नहीं मारना है, और जो जीव हमारी ज़मीन के नष्ट हो गए, जो जीवाणु, फिर बताऊं, जीवाणु में कोई कहे ट्राइकोडर्मा नष्ट हुआ है, नो, चूँकि अभी वैज्ञानिकों के पास ये 17-18 हैं झुनझुने। और मैं जब 87 में MSc करके आया था, तब मुझे केवल राइजोबियम पढ़ाया गया था, तो मैं क्या मानूं कि राइजोबियम ही होता था। आज की तारीख में वो कहते हैं नहीं, ये 18 हैं। नहीं, ये 18 भी नहीं है, ये 18,000 हो सकते हैं, 1800 हो सकते हैं, ये 18 लाख प्रकार के हो सकते हैं। चूँकि धरती में इस कुदरत की माया का इतना रहस्य छुपा हुआ है कि ये इंसान के जानने की औकात नहीं है।
इसलिए क्या करते हैं हम कि ये लाभदायक जीवाणु जो मेरे खेत में मर गए, नष्ट हो गए, हमें मालूम है कि नहीं है, जिनके लिए अंसोर्सिया कंसोर्सिया का कारोबार लोग चल रहे हैं। वही बात है ना, मैंने बोली पहले कि भाई लोग चाहते हैं कि कारोबार मेरा तो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान इस समग्र सत्य को जान गया तो देश के बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोगों का कारोबार बंद होना चाहिए, किसान का कारोबार चलना चाहिए, क्योंकि किसान ही सबको ज़िंदा रख सकता है। कारोबारी किसान को नहीं पाल सकता, किसान कारोबारी को पाल सकता है। तो क्या करना है, मेरे इस खेत में सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, मान लिया, मानना ही पड़ेगा नहीं है। अगर आपने पेस्टिसाइड डाले हैं तो मान लीजिए कि नहीं है, और इसका इंडिकेशन सिंपल सा अगर केंचुआ नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने का कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या है, जंगल से, मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती अगर सीखनी हो तो जंगल चले जाएं। ये मेरा जंगल है एक छोटा सा, मानवी जरा जंगल दिखा दे। ये हैबिटेट जंगल है बिल्कुल, और वाइल्ड वनस्पतियाँ हैं। मैं मानता हूँ प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वैरायटी का अभाव हो सकता है, अच्छी वैरायटी के पेड़ नहीं है, लेकिन इस ज़मीन में विगत 50 साल से कुछ भी यूज नहीं किया गया। चूँकि मैं मैनेजर हूँ, मनुष्य क्या है, किसान का एक मैनेजर है। अगर इसका मैनेजमेंट सही होता कि मैं ख़राब पेड़ को उखाड़ दूँ और नया प्लांट ट्रांसप्लांट कर दूँ, मतलब प्रॉपर अच्छी किस्म का, तो सॉइल बहुत रिच है, सॉइल में कोई कमी नहीं है। अगर उपज नहीं मिल रही तो ये मेरे मैनेजमेंट की कमी है, ठीक है ना। तो ये जो जंगल है, इस जंगल में आप किसी भी वनस्पति में देख के आओ कि कोई बीमारी नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर ने खुद ही मैनेज कर रखा है सब कुछ। अब मैनेजमेंट अगर नहीं है तो मेरा नहीं है, नेचर का मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर है। तो जंगल की मिट्टी लानी है, क्योंकि जंगल की मिट्टी में केवल ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, बिवेरिया, माइकोराइजा नहीं है, वहाँ ऐसे भी जीव हैं जिनको अभी हम लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए, लेकिन वो मेरे फायदे के हैं। तो जंगल की मिट्टी लाए, कहाँ से लाएंगे? जंगल दो तरीके का, एक तो ऐसे खड़ा जंगल होगा, ये बारिश का पूरा जंगल धुल गया। जैसे आप लो लैंड पर जाएंगे, डाउन स्ट्रीम पर देखिए ऐसे जंगल है, ये डाउन स्ट्रीम है। यहाँ से मिट्टी नहीं लेनी कहीं से, लेकिन ये जो डिश मिल रही है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ इस इलाके में ढेर सारा बायोमास इकट्ठा है, क्योंकि ये बह के कहीं जा नहीं सकता। यहाँ की मिट्टी लाइए 5 किलो, एक ड्रम में डाल दीजिए 200 लीटर के, 150 लीटर पानी भर दीजिए, और इसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, इसमें बेनिफिशियल भी है, नेगेटिव भी हैं, ऐसा नहीं है। जंगल में दोनों प्रकार के हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ सारे बेनिफिशियल हैं। ऐसा कोई पृथ्वी का कोना नहीं है जहाँ सिर्फ पॉजिटिव माइक्रोब्स हों। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का चोली दामन का साथ वो होंगे, वो कुदरत का नियम है। तो यहाँ की मैंने 5 किलो मिट्टी लाई, 150 लीटर पानी भरा, और इसमें मिट्टी डाल करके, और मैंने इसको क्या फीडिंग दी? गुड़ प्लस आटा, किसी भी चीज़ का आटा। जैसे आज की तारीख में बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हैं, क्या करते हैं, वो एक अफवाह चल रही है कि जीवामृत बनाने के लिए गौमूत्र लीजिए, गोबर लीजिए, आटा लीजिए, और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन डालिए, और 250 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालिए, और 5 दिन में रेडी। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? 5 दिन में रेडी? 2-2.5 किलो मिट्टी में, 250 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु आए थे, और 5 दिन का मतलब है वो गुड़ का जो 1 किलो गुड़ था वो तो उनका फीड मटेरियल था, आटा फीड मटेरियल नहीं था, गोबर फीड मटेरियल नहीं था। गोबर और आटा तो 20, 25, 30 दिन के बाद बैक्टीरिया का भोजन बन सकता है, हमने तो 5 ही दिन में यूज कर लिया।
तो 5 दिन में गुड़ का तो रोल था, गोबर का और बेसन का कोई रोल नहीं था। तो मैं जो किसानों को सिखाता हूँ कि आटा इसलिए डालना क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, गुड़ से आधी कीमत पर, और इसको 2.5-3 महीने यहाँ रोकना है। और गुड़ और आटा अगेन एंड अगेन, हर अगर आप 2-2 किलो देना चाहें तो वीकली दें, अन्यथा मैं कहता हूँ कि पहले दिन 5-5 किलो दे दीजिए, फिर 15 दिन के बाद 3-3 किलो दे दीजिए, फिर हर 10वें दिन पर 2-2 किलो डालते रहिए, और 2.5 से 3 महीना लगेगा। 200 लीटर मटेरियल, 150 लीटर मटेरियल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स की कॉलोनी 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 7 पहुंचने में टाइम तो लगेगा। तो ये जल्दबाजी का खेल नहीं है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो इसकी 20 लीटर, ओनली 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ सॉइल के लिए सफिशिएंट है। बस इसको करना क्या है, रेनी सीजन है, खेत में पानी भरा है, तो 1-1 लीटर 20 जगह डाल दीजिए, पानी के साथ मिलकर के पूरे खेत में फैल जाएगा। अगर रबी का सीजन है, पानी खेत में नहीं है, नमी है, तो आप इसका घन जीवामृत बनाएंगे, यानी 20 लीटर लेंगे, 1 कुंटल सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे, 1 एकड़ ज़मीन में फेंक देंगे और पीछे से जुताई कर देंगे, बैक्टीरिया धूप के टच में ना आने पाए, ज़मीन के नीचे मिक्सअप हो जाए। नमी होनी चाहिए। अब अगर इतना मैंने कर दिया तो जीवाणु तो पहुंचा दिए। जो मैंने कहा था कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, लाभदायक सूक्ष्मजीव, लाभदायक सूक्ष्मजीव मैंने पहुंचा दिए। अब लाभदायक सूक्ष्मजीव क्या करेंगे, किचन में जितना सामान है उसी के अकॉर्डिंग तो फंक्शन करेंगे। अब कार्बनिक पदार्थ है आपका कितना, मान लीजिए आपके खेत में 60 कुंटल है, तो CN रेशियो 10 की पावर, हमने बोला कुदरत का आप नियम समझ लीजिए, अगर 60 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है और CN रेशियो 10 की पावर 10:1 है, तो ये 60 कुंटल कार्बनिक पदार्थ में केवल 6 कुंटल भोजन बना पाएंगे। देन अब 54 कुंटल बचा, 54 कुंटल सॉइल फिर मीट आउट करेगी। कब, जब आप करने देंगे। लेकिन अगर वीडीसाइड डाल करके वीड्स को मारेंगे तो हो सकता है कि 6 कुंटल एनर्जी आपकी दे चुकी है ज़मीन आपकी क्रॉप को 2 सीजन में, और वो एनर्जी जो है 3 कुंटल ही गेन कर पा रही है। तो 3 कुंटल करेगी तो अगले साल यहाँ 60 की बजाय 57 रह जाएगा, और अब आपको मिलेगा 5.7 कुंटल। अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं बाग बगीचे की पत्तियों से, पशुओं के मलमूत्र से और वीड्स के द्वारा, तो मेरा एक कार्बनिक पदार्थ डे बाई डे बढ़ता रहेगा। अगर आपने पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया है तो ये लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु अब बार बार नहीं डालने, ठीक है ना। इतना सा साइंस है सॉइल और सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी। अब सरदार जी, अगर आपके 5 एकड़ ज़मीन में पेड़ नहीं हैं, और पेड़ हैं भी तो पॉपुलर के हैं, तो पॉपुलर का पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़ चिड़ियों को अट्रैक्ट नहीं करता। चिड़ियों के लिए परमात्मा ने अलग पेड़ बनाए, उनके लिए पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, जामुन है, नीम है, अर्जुन है, जिनका फल इंसान यूज नहीं लेता है, इंसान के उपयोग में नहीं आते हैं, वो पेड़ पशु पक्षियों के लिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। नमस्कार।